Good morning, students. Today we are going to discuss two important properties of solids, that is electrical and magnetic properties. Solids की खास बात होती है कि इनके अंदर कंडक्शन, ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करते हैं और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं. तो इसके बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं और ये लास्ट टॉपिक है हमारे इस चैप्टर का. सबसे पहली बात ये, जितने भी सॉलिड्स हैं, सॉलिड्स अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करते हैं और इनकी जो कंडक्टिविटी रेंज होती है वो काफी वाइड होती है. 10⁻⁻20 से लेकर 10⁻20 से लेकर 10⁻7 ओम पर मीटर इसमें होती है. अब ये क्या है, ये यूनिट क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं कि हम इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन को मेजर करते हैं कंडक्टिविटी से. वो कैसे कि R होता है, R का मतलब रेजिस्टेंस, और जो रेजिस्टेंस होता है एक होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, जिसको हम रो से लिखते हैं. इसके बारे में हमने पहले पढ़ा है क्लास 10 में भी. तो रो इज इक्वल टू होता है RA/L. तो ये जो है R की यूनिट होगी ओम, इसकी मीटर स्क्वायर और इसकी मीटर. तो मीटर स्क्वायर से ये मीटर क्रॉस होगा तो आएगा ओम मीटर. ये हो गई रेजिस्टिविटी की यूनिट. और कंडक्टिविटी जो होती है वो रेजिस्टिविटी की जस्ट अपोजिट होती है. दैट्स व्हाई द यूनिट इज टेकन ओम इनवर्स मीटर इनवर्स. अब सॉलिड्स को उनके इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बेसिस पर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया. और वो 3 पार्ट कौन कौन से हैं? सम सॉलिड्स आर कंडक्टर, सम आर सेमीकंडक्टर एंड सम आर द इंसुलेटर. और ये कैसे डिवाइड किया गया है? इस रेंज के अकॉर्डिंग. ऐसे सॉलिड्स जिनकी कंडक्टिविटी 10⁻4 से लेकर 10⁻7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स की रेंज में होती है, उनको हम कंडक्टर कंसिडर करते हैं. और जिनकी रेजिस्टिविटी 10⁻4 से लेकर 10⁻⁻7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होती है, उनको हम सेमी कंडक्टर कंसिडर करते हैं. और जिनकी रेजिस्टिविटी और कम होती है, कंडक्टिविटी और कम होती है, 10⁻10 से लेकर 10⁻20 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होती है, उनको हम इंसुलेटर की कैटेगरी में मान के चलते हैं. अब बात यह है कि ये कैसे डिसाइड किया किसको हम कंडक्टर बोलेंगे, किसको हम सेमीकंडक्टर बोलेंगे. इस सेमीकंडक्टर मतलब इन बिटवीन द इंसुलेटर एंड कंडक्टर, ये तो क्लियर है. अब बात यह है कि ये कंडक्टर क्या होते हैं. कंडक्टर का मतलब ये है कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रिसिटी करंट लगाने पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करेगा वो कंडक्टर होगा. अब इसके लिए हम थोड़ा सा क्लास 11th के टॉपिक पर डिस्कस करते हैं, क्योंकि यहाँ पर इस कंसेप्ट को, इनको डिफरेंशिएट करने के लिए हमें बैंड थ्योरी के बारे में बात करनी पड़ेगी. अब सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि बैंड थ्योरी है क्या. जैसा कि हमने 11th क्लास में पढ़ा है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में हमने पढ़ा था. और वो थ्योरी ये कहती है कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं. और ये भी कहती है कि जितने नंबर में एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे उतने ही नंबर में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे. यानी कि अगर 1s के 2 मिलेंगे तो 2 ही 1s के बनने वाले हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. तो होता क्या है कि छोटा सा मैं बना देता हूं. जैसे 1s की ये 1s है और ये 1s है, तो ये 2 एटॉमिक ऑर्बिटल हो गए. तो ये दोनों मिलकर 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाने वाले हैं. एक तो सिग्मा बॉन्डिंग, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग. ऐसा हमने कुछ लास्ट 11th क्लास में पढ़ा था. अब यहां से बात समझ में ये आ रही है कि अब देखने की बात है कि सॉलिड्स में है क्या. जैसे मेटल्स है, तो मेटल्स में छोटे से एरिया में 1 क्यूबिक सेंटीमीटर एरिया में 10⁻23 एटम होते हैं. यानी कि बहुत सारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं. जब बहुत सारे एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे तो बहुत सारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे. अब यहाँ जब 2 मिले थे और 2 बने थे तो इस तरह से अरेंज हुए. तो जैसे जैसे इसका नंबर बढ़ता जाएगा
तो नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल बढ़ते जाएंगे और वो क्या होंगे, एक दूसरे के पास आ जाएंगे, इनके बीच में गैप कम रहेगा। तो इस तरह की स्ट्रक्चर डेवलप होगी और बहुत क्लोज आने पर हम इस तरह के स्पेक्ट्रम को बोलते हैं बैंड। इसको हम क्या बोलते हैं, बैंड। तो इसीलिए हमने इसको बैंड थ्योरी कहा। अब समझने की बात यह है कि जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, लिथियम का ले लेते हैं। सपोज वी आर टेकिंग द एग्जांपल ऑफ लिथियम। तो लिथियम का जो केस है, लिथियम में 1s2 और 2s1 ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं। तो 1s2 इसमें दो इलेक्ट्रॉन है, दो 1s मिलकर, सपोज वी आर टेकिंग वी आर कंसिडरिंग 2 एटम ऑफ लिथियम, तो दो मिलकर दो 1s बनाएंगे और इसी तरह 2s भी दो बनाएंगे। अब 1s के केस में तो क्या है कि दोनों ही ऑर्बिटल फिल कर जाएंगे। ये 1s वाला है तो यहां भी ये भी फिल हो जाएगा और ये भी फिल हो जाएगा। लेकिन अगर 2s का केस देखें तो वहां पर दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन एक ही आया है। और जब वो एक ही आया है तो एक ही आने की वजह से क्या हो रहा है कि 2s वाला जो है वो हाफ फिल्ड है, आधा भरा हुआ है। आधा यानी कि नीचे 2s को कंसीडर जब हम करेंगे, सपोज दिस इज 2s, तो यहाँ 1 यहाँ 1, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आएंगे। इसका मतलब इसका आधा जो है वो खाली है। तो यही केस यहाँ बताया गया है। तो इसमें देखिए आधा जब खाली होता है, पार्शियली फिल्ड होता है, तो ये क्या करते हैं कि जनरल कंडीशन में थोड़ी सी हीट लेकर, थोड़ी सी एनर्जी लेकर इलेक्ट्रॉन मूव करने लगता है, इसलिए इजीली कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, और ये इसलिए कंडक्टर भी है। दूसरा केस ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए कि दूसरा नेक्स्ट एग्जांपल हम देखें बेरिलियम का, 1s2 और 2s2, 1s2 2s2, तो 1s भी भरा होगा, 2s भी भरा होगा, लेकिन 2p जो है, क्योंकि जब सेकंड सेल आ रहा है तो उसमें 2p भी होगा, वो वेकेंट होगा। तो उस केस में क्या होता है कि अब भरा हुआ है, जो भरा हुआ बैंड होता है उसको हम बोलते हैं वैलेंस बैंड, और जो खाली होता है उसको हम बोलते हैं कंडक्शन बैंड। तो इस केस में क्या करता है, जो 2p वेकेंट है, ये 2p जो है ये नीचे वाले भरे हुए से ओवरलैप कर लेता है, जिससे कि उसको एक स्पेस मिल जाता है। और जैसे ही इसको इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करेंगे या हीट इसको देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन मूव करने लगेगा, और जिससे ये कंडक्टिविटी शो करेंगे, और इसीलिए ये कंडक्टर्स हैं। सेमीकंडक्टर की बात करें तो हमने दो तरह के बैंड्स की बात करी थी, एक वैलेंस बैंड जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं, और दूसरा है कंडक्शन बैंड जो कि खाली है। अब यहाँ क्या होता है, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में गैप होता है। यही गैप इंसुलेटर्स में भी है, और इस गैप को हम एनर्जी गैप कहते हैं या फॉरबिडन जोन कहते हैं। अब कंपैरिजन जब इन दोनों का करते हैं तो यहाँ पर ये देख रहे हैं कि गैप ज्यादा है, तो जब गैप ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन यहाँ से यहाँ पॉसिबल नहीं है, इसके लिए इनके अंदर कंडक्शन प्रॉपर्टी नहीं होती है या बहुत कम होती है। लेकिन जब इसका कंपैरिजन इससे करेंगे तो ये गैप का अमाउंट थोड़ा कम है, इसलिए ये थोड़ा कंडक्शन करते हैं, तो इनकी जो कंडक्टिविटी हुई वो इन दोनों के इन बिटवीन हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है। देखिए टेम्परेचर, जब हम इनको टेम्परेचर देंगे तो इलेक्ट्रॉन को थोड़ी एनर्जी मिलेगी, और एनर्जी मिलेगी तो इलेक्ट्रॉन्स ऊपर मूव करना लगेगा, और जब इलेक्ट्रॉन मूव करने लगेगा तो वो कंडक्टिविटी शो करेंगे। और यहाँ पर भी ऐसा ही है कि जब टेम्परेचर देंगे तो जो भी इनकी कंडक्टिविटी है उससे ज्यादा कंडक्टिविटी ये शो करेंगे जब हम इनका टेम्परेचर राइज करेंगे। It means the conductivity of the semiconductor and insulator increases on increasing the temperature. But what about the conductors? In case of conductor, there is reverse effect. That when we increase the temperature, the conductivity decreases. Why it is so? इसका रीजन ये है कि सॉलिड्स के अंदर हम ये मान के चलते हैं कि पार्टिकल अपनी जगह पर फिक्स रहते हैं और वाइब्रेट करते रहते हैं। तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर देंगे थर्मल एनर्जी ज्यादा मिलेगी, तो वो क्या करेंगे, वाइब्रेट अपनी जगह पे बहुत तेजी से करने लगेंगे, तो वो इलेक्ट्रॉन के मोशन को हिंडर्ड करेंगे, यानी इलेक्ट्रॉन का जो मोशन हो रहा था उसमें थोड़ा रुकावट पैदा होगी, जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ने पर कंडक्टर की जो कंडक्टिविटी है वो कम हो जाती है। अब बात आती है सेमीकंडक्टर्स को, हम यहाँ थोड़ा और डिस्कस करते हैं। सेमीकंडक्टर्स में क्या है, वैसे तो इनकी कंडक्टिविटी बहुत अच्छी नहीं होती,
लेकिन हम इनकी कंडक्टिविटी को थोड़ा बढ़ा सकते हैं। और वो बढ़ा कैसे कर सकते हैं? अगर हम सेमीकंडक्टर्स के अंदर थोड़ा सा कोई इम्प्योरिटी ऐड कर दें तो उसकी कंडक्टिविटी पे फर्क आ जाता है, इंजन बढ़ जाती है। तो इम्प्योरिटी ऐड कर, दैट्स व्हाई दीज आर नोन एज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो इसको ऐड करने को हम बोलते हैं डोपिंग। डोपिंग यानी जो भी क्रिस्टल हमारे पास है, जो भी सॉलिड हमारे पास है, उसके अंदर कोई इम्प्योरिटी की फॉर्म में हम मिला देंगे। तो डोपिंग के दो तरीके होते हैं। एक होता है कि आप इम्प्योरिटी के फॉर्म में इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटीज मिलाइए उसमें, और दूसरा है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो इलेक्ट्रॉन रिच का मतलब ये हुआ, जैसे कि हमने एक क्रिस्टल लिया है और ये सिलिकॉन का एक क्रिस्टल है, तो सिलिकॉन और कार्बन और सिलिकॉन दोनों की वैलेंसी 4 होती है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होने वाला है कि हर सिलिकॉन के चारों तरफ 4 इलेक्ट्रॉन हैं, इसके अपने बगल वाले के हैं। लेकिन जब हम इसमें किसी एक सिलिकॉन को रिप्लेस कर देते हैं ग्रुप 15 के एलिमेंट्स, ग्रुप 15 जिसकी वैलेंसी 5 होती है, ग्रुप 14 ये ग्रुप 14 का है जिसकी वैलेंसी 4 है, तो इसके चारों तरफ सराउंडिंग में इसके 4 इलेक्ट्रॉन। लेकिन जैसे ही हमने एक 15 का एलिमेंट लाया तो वहां इलेक्ट्रॉन का नंबर कुछ ज्यादा हो गया। अब देखिए यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 दिख रहे हैं। तो 8 का मतलब तो ये हुआ कि एक इसका और एक इसका, लेकिन आर्सेनिक जब हम इसमें रिप्लेस कर देंगे तो ये 8 की जगह 9 हो जाएंगे, क्योंकि एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसके पास है। अब होगा क्या कि यानी कि मतलब क्रिस्टल के अंदर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया। इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया तो जब ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, मूव करने लगेगा एक जगह से दूसरी जगह। तो इस टाइप के सेमीकंडक्टर से जब इलेक्ट्रॉन फ्री रहेगा मूव करने के लिए, फ्री है, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तो जब ये फ्रीली मूव करेगा तो ये कंडक्टिविटी इंक्रीज करेंगे। और क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज बढ़ा है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन बढ़ा है, इसलिए इसको हम एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। दूसरा है डोपिंग बाय द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इम्प्योरिटीज। अब हमने यहाँ हमारे पास ग्रुप 14 था और उसमें हमने एक ग्रुप 13 का कोई एक एटम ऐड कर दिया है, जैसे बोरॉन ऐड कर दिया। अब यहाँ पर देखिए सिलिकॉन के, हर सिलिकॉन के पास 4 होते हैं, सभी सिलिकॉन जो है अपनी तरफ 4 इलेक्ट्रॉन रखता है, क्योंकि 4 उसकी वैलेंसी है। लेकिन यहाँ बोरॉन के केस में देखेंगे तो एक तरफ एक इलेक्ट्रॉन कम आएगा। अब जब इलेक्ट्रॉन कम आएगा तो वहां एक प्लेस बन गया जिसको हम होल कहते हैं। अब यहाँ एक होल बन गया। अब होगा क्या इस होल के बनने से कि दूसरी जगह का इलेक्ट्रॉन इस होल में आके शिफ्ट करेगा, फिर एक नया होल बनेगा, और फिर जब उस नए होल में एक नया इलेक्ट्रॉन आके मूव करेगा। इस तरह से लगातार होल मूव करता रहता है। यानी हम ये कह सकते हैं होल एक डायरेक्शन में मूव करता है, इलेक्ट्रॉन उसके अपोजिट डायरेक्शन मूव करते हैं। कुल मिला के इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट तो हो रहा है। यहाँ पॉजिटिव यानी होल मतलब पॉजिटिव, तो इसलिए इनको हम बोलते हैं पी टाइप के सेमीकंडक्टर। तो इन दोनों कंडीशंस में इनकी सेमीकंडक्टर्स की जो कंडक्टिविटी है थोड़ी बढ़ जाती है इम्प्योरिटीज के एडिंग करने से। अब बात है सेमीकंडक्टर का फायदा क्या है। देखिए आजकल इनका बहुत जबरदस्त यूज है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है वहां इनका यूज बढ़ता जा रहा है। डायोड्स बनाए जा सकते हैं, एनपी, ट्रांजिस्टर बना सकते हैं, सोलर सेल जो हमारा होता है, पढ़ा है हमने क्लास 10 में भी पढ़ते हैं कि सिलिकॉन यूज होता है। तो सिलिकॉन में का सेमीकंडक्टर बनाकर उसमें इम्प्योरिटी ऐड कर कर ही हम उसको सोलर सेल की तरह यूज कर सकते हैं, क्योंकि उसकी अच्छी खासी कंडक्टिविटी होती है। और ये क्योंकि हमने पहले ही बताया कि टेम्परेचर बढ़ेगा कंडक्टिविटी बढ़ेगी, तो ये सन की हीट को लेंगे और इनकी कंडक्टिविटी ये शो करने लगते हैं। नेक्स्ट इज मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड्स। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या है कि हर सॉलिड के अंदर थोड़ी बहुत मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, और वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का रीजन क्या है, उसका रीजन है उसके इलेक्ट्रॉन्स। एक्चुअली होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो एटम के अंदर होते हैं वो 2 तरह का मोशन करते हैं। क्लास 11th में हमने बहुत डिटेल से इसको पढ़ा है कैसे मोशन करते हैं। एक तो वो न्यूक्लियस के चारों तरफ इस तरह से मोशन करते हैं, और एक मोशन वो अपने खुद के एक्सिस पे करते हैं। तो इस मोशन की वजह से
इस मोशन की वजह से वो एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं, और यानी कि एक इलेक्ट्रॉन जो होता है किसी एटम के अंदर वो एक छोटे मैग्नेट की तरह वर्क करता है, और क्योंकि सिस्टम में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो फिर उसकी एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बन के बाहर निकलती है। On the basis of their magnetic properties, solids are divided into the 5 categories. Number 1, paramagnetic substances, solids, diamagnetic, 3, third type है ferromagnetic, 4 type है anti-ferromagnetic, और 5th type है फेरीमैग्नेटिक। अब इनमें क्या फर्क होता है इसके बारे में हम देखते हैं। देखिए, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या हैं? ऐसे सॉलिड्स जो किसी मैग्नेटिक फील्ड के कांटेक्ट में आने पर उनके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्रिएट हो जाती है, यानी वो एक मैग्नेटिक मटेरियल की तरह बिहेव करते हैं, तो उनको हम बोलते हैं पैरामैग्नेटिक सॉलिड्स या पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ये होता क्या है? इसके लिए कंडीशन है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, यानी सिस्टम के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो उसकी नेचर पैरामैग्नेटिक। क्लास 11th में हमने पढ़ा था एमओटी थ्योरी से, हम पता लगाते थे कि कोई भी मॉलिक्यूल डाइमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक, तो उसका क्राइटेरिया यही था कि अगर उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो उसकी नेचर पैरामैग्नेटिक हो। लेकिन इन सब्सटेंसेस का मैग्नेटिक नेचर तभी तक रहती है जब तक कि ये मैग्नेट के कांटेक्ट में रहते हैं। दूसरे सब्सटेंसेस हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंस या डायमैग्नेटिक सॉलिड्स। इनमें क्या है? ये जस्ट अपोजिट होते हैं। ये आप मैग्नेटिक फील्ड के कांटेक्ट में लाने पर भी इनके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज नहीं होती है। उसका रीजन क्या है? इनके अंदर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो पेयर्ड होते हैं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से, जैसे H2O है तो यहाँ पर जो लॉन पेयर होता है वो पेयर होता है इलेक्ट्रॉन का, तो पेयर होने की वजह से ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज मैग्नेटिक फील्ड में भी शो नहीं करते। थर्ड टाइप है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस या फेरोमैग्नेटिक सॉलिड्स। इनकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, और ये जो सब्सटेंसेस होते हैं, इस टाइप के जो सॉलिड्स होते हैं, वो एक परमानेंट मैग्नेट की तरह वर्क करते हैं। इसका मतलब ये हुआ, अगर आप मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे हो और लगाने के बाद अगर आप मैग्नेटिक फील्ड हटा भी लेते हो तो उसके बावजूद भी इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी परसिस्ट करती है। दैट्स व्हाई दे बिहेव लाइक ए परमानेंट मैग्नेट। आयरन, कोबाल्ट, निकल, CrO2 ये इस तरह के मटेरियल हैं जो कि परमानेंट मैग्नेट की तरह काम करते हैं। अब क्लास 6 में या कई क्लासेस में हमने पढ़ा है कि हम आयरन को कन्वर्ट कर सकते हैं एक परमानेंट मैग्नेट में, मैग्नेट के कांटेक्ट में। तो रीजन क्या है? एक्चुअली क्या होता है कि मटेरियल में या सॉलिड के अंदर बहुत सारे आयन होते हैं, और वो आयन ग्रुप बना कर एक रीजन क्रिएट करते हैं जिसको हम डोमाइन कहते हैं, डोमाइन कहते हैं, और ये वो डोमाइन है। अब होता क्या है कि एक सिंपल सा जो सॉलिड होता है उसमें ये ऐसे ही रैंडमली अरेंज होते हैं, यानी इनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, सिंपल। और जब हम, जैसे ये वाला है तो इसके डोमाइंस रैंडमली अरेंज्ड है, लेकिन जब हम इसको किसी मैग्नेटिक फील्ड के कांटेक्ट में लाएंगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग एक डायरेक्शन में अरेंज हो जाएंगे। इसमें देखिए सारे डोमाइन जो है वो एक दूसरे के पैरेलल अरेंज है, तो इनका मैग्नेटिक फील्ड एक डायरेक्शन में काम करने लगता है, इसलिए ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होते हैं, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होते हैं। और जब तक हमने ये भी पढ़ा है कि अगर बीट करने से, हीट करने से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लॉस होती है, तो यही होगा जब हम इसको बीट करेंगे तो इसका जो अरेंजमेंट है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खराब हो जाएगी। इसके जस्ट दूसरे टाइप का एंटी फेरोमैग्नेट। यहाँ पर भी डोमाइन है, लेकिन देखिए यहाँ वाले डोमाइंस हैं वो सब एक दूसरे के पैरेलल हैं, लेकिन ये क्या है? एंटी फेरोमैग्नेटिक, यानी इनका मैग्नेटिक मोमेंट 0 हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि एक का इस डायरेक्शन में, दूसरा एक पैरेलल, एक एंटी पैरेलल, एक पैरेलल, एक, तो नेट रिजल्ट जो आता है वो 0 आता है, यानी इनका मैग्नेटिक मोमेंट 0 होगा। इसका एग्जांपल होगा MnO। थर्ड टाइप है फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस या फेरी मैग्नेटिक सॉलिड्स। इसमें भी
जो अरेंजमेंट है इस तरह का ही है, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि दो तरह के डायरेक्शन हैं कि कुछ जो पैरेलल और एंटी पैरेलल का अगर हम रेशो देखें तो पैरेलल में ज्यादा आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6, इसमें से 1 2 3 4 पैरेलल डायरेक्शन में और 2 जो है वो एंटी पैरेलल डायरेक्शन में है। तो इनका भी नेट मैग्नेटिक मोमेंट होगा और इनके अंदर भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी। मैग्नेटाइट Fe3O4 जो है ये फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस का एग्जाम्पल है। आपने देखा होगा कि जो रिकॉर्डर कैसेट वगैरह आते थे उनमें गाने रिकॉर्ड करने के लिए इसी मटेरियल को हम उसकी फिल्म पे लगाते थे। थैंक यू।